Hello guys, welcome to the NEET Spark, the beautiful platform for the preparation of NEET UG. Myself Sunil Machra Chaudhary, I am a third year MBA student from Government Medical College और आज अपन लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक खूबसूरत सा टॉपिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 में अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से पढ़ा था, कूलॉम्स लॉ को अच्छे से पढ़ा था। आज है इन तीनों टॉपिक्स के धुआं बनाने की बारी। तो आ जाइए, बिल्कुल जितना कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं आपको देखना है, जितनी थ्योरी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं बस उतनी पढ़िए और क्वेश्चन कीजिए, पीवाईक्यू कीजिए। इसके बाद बस आप लोगों के बल्ले बल्ले है। नीट में आपको एक क्वेश्चन देकर जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरे से। अपने पास नीट 2024 में 5 क्वेश्चन आए थे, यानी 20 नंबर का काम। तो बिल्कुल आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा वर्क और एनर्जी की तरफ लेकर चलता हूं, बेसिक सी वर्क की बातें करता हूं। तो मैंने वहां पर आप लोगों को दिखाया था कि वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, बिल्कुल साफ होता है। वहीं अपन बात करें वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो वहां पर अपन ने बताया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है उसके नेगेटिव होता है क्या, कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क डन करता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव में होता है। वहीं वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है कब, जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो, यानी जब डेल्टा के ई जीरो होगा, जब डेल्टा के ई जीरो होगा तब ये वैलिड है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जीरो। अगर मैं कहूं वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ही अगर जीरो हो जाए तब तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट आ गई, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट आ गई। मतलब मैं लगा सकता हूं क्या, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को मैं कांस्टेंट कर दूं, यानी टोटल एनर्जी बराबर हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये मैंने वर्क की बेसिक सी बातें की। अब आप लोगों को मेन जो ध्यान देना है वो कंसेप्ट के ऊपर देना है। यहां पर एक कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का। देखिए, आप अगर एक पॉइंट पर वर्क की बात करेंगे तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। आपको वर्क डन निकालना है तो किसी दो पॉइंट के बीच में बात करनी होगी, यानी कि इटसेल्फ वर्क डन इज नॉट डिफाइंड एट अ पॉइंट, इट मस्ट बी बिटवीन द टू पॉइंट। ए से बी में अगर मैं किसी पार्टिकल क्यू को लेकर गया तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी मुझे मिलेगी वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स मिलेगी। यहां पर इतनी सी काम की बात आपकी है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होगी। वहीं मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी को, अगर जैसे देखिए यहां पर माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को मैं अगर क्यू से डिवाइड करूं तो डेल्टा यू बाई क्यू हो जाएगा और यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप लोगों को यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला मिल गया होगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज। ठीक है, अब देखो इसको मैं यहां से डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिख सकता हूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन क्यू। तो यहां पर अपने को बेसिक सा डेल्टा वी का फॉर्मूला मिल गया है। ठीक है राजाओं, अब जब डेल्टा वी की बात हो ही गई है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिटेल में बात करते हैं राजाओं। आइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिटेल में बात करें, उससे पहले ये फॉर्मूले मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। अभी तक जो बात की हमने इतनी से ही की है कि, और जो डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है क्यू डेल्टा वी के बराबर, यानी चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अब ये कैसे आया, देखिए अब इस डेल्टा वी की मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो डेल्टा यू बाई क्यू लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। डेल्टा यू को मैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लिख सकता हूं, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब सर आप यहां पर बार बार कंजर्वेटिव फोर्स की ही क्यों बात कर रहे हो, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है अपनी, इसलिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव की बात करेंगे, नॉन कंजर्वेटिव का यहां पर ज्यादा लेना देना नहीं है। अब आ जाइए मेन टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। किसके बारे में आ जाऊं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन in bringing unit positive charge from infinity to the point without change in kinetic energy is called electric potential। ये कह रहा है कि एक चार्ज Q को मैं इन्फिनिटी से एक चार्ज Q को लेकर आता हूं विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी को मैं कांस्टेंट रखते हुए अगर मैं इन्फिनिटी से एक चार्ज Q को A पॉइंट पर लेकर आता हूं तो ये क्या होगा, ये वर्क डन जो होगा वो A पॉइंट का पोटेंशियल होगा। यही लाइन यहां पर लिखी हुई है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब मुझे बताओ, नेगेटिव वर्क अगर मैं यूनिट चार्ज को लाने के लिए करूंगा इन्फिनिटी से, ये लाइन लिखी हुई है कि नेगेटिव वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट इज
पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर यही ऐसे ही अपन डिराइव कर सकते हैं इसको, लेकिन इतना काम की आपकी बात नहीं है, आपके सिर्फ काम की बात इतनी सी है जो मैंने पीछे ही आपको पढ़ा दी कि चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन क्यू। यानी मैं लिख सकता हूं नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अपॉन क्यू। मैं आपको सिर्फ काम की बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नीट में बहुत कम टाइम बचा है और आपके लिए बस इतना ही काम का है, जो काम का है वो याद रखें। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से कैसे रिलेट करते हैं माइनस डीवी बाई डी आर से। कैसे रिलेट करते हैं? माइनस डीवी बाई डी आर। यानी अगर मैं वी आर कर्व बनाऊंगा तो जो उसका स्लोप होगा उसका नेगेटिव ही इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ वी आर कर्व इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। राजाओं, क्या आपको समझ में आई इलेक्ट्रिक फील्ड की बात? अब मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं एक्सपेंड करना चाहूं, इसको मैं अगर तीनों डायरेक्शन में मान लूं तो मैं डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप, डेल वी बाई डेल वाई जे कैप और डेल वी बाई डेल जेड के कैप, क्या ये लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। दूसरी बात आपको पता रहनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो साफ स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। उसकी यूनिट आप सभी को पता है वोल्ट होती है, या जूल पर कूलम भी से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं जूल पर कूलम? क्योंकि आपने देखा होगा डेल वी इज इक्वल्स टू डेल यू बाई क्यू होता है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट हो गई जूल और क्यू की यूनिट हो गई कूलम। वही अपन इसे न्यूटन मीटर पर कूलम भी लिख सकते हैं। ठीक है राजाओं, इतनी बात अपनी पोटेंशियल की हो गई। तो अपन मेन जो पॉइंट यहाँ पर पोटेंशियल में अपने पकड़े हैं वो लिख लें क्या? देखो, अपन ने सबसे पहले जो मेन काम की बातें हैं मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में अभी तक अपन ने जो काम की चीजें पढ़ी है, जो याद रखने लायक चीजें हैं, उनको आप लोग देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले पढ़ा कि इस ए पॉइंट पर किसी इंफिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए जो वर्क किया गया वही इस ए पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस की जब बात की तो उसका फॉर्मूला मेरे पास आया पोटेंशियल एनर्जी अपॉन क्यू, और पोटेंशियल एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अपॉन क्यू। यहां तक समझ में आया। अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर। यानी मैं कह दूं कि नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ वी आर कर्व, स्लोप ऑफ वी आर कर्व। ऐसे ही तो लिखते हैं डीवी बाई डी आर ही तो स्लोप को, तो स्लोप ऑफ वी आर कर्व। ठीक है, यहां तक अपने को बात समझ में आई। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो कैसे लिखूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड, सॉरी डेल वी बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को। क्या अभी तक के फॉर्मूले सारे क्लियर हो गए आपके? अब आ जाओ नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक पोटेंशियल के बारे में, स्पेशल पॉइंट की। स्पेशल पॉइंट क्या कहता है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करूंगा, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, क्या है राजाओं? ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज यानी कि ये क्या कर रहा है? फील्ड को जनरेट कर रहा है। अब फील्ड इसके पास ज्यादा होगी या इसके दूर ज्यादा होगी? बिल्कुल साहब, फील्ड इसके पास ही ज्यादा होगी, क्योंकि चार्ज के पास फील्ड ज्यादा। जितना दूर आप चार्ज से जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। साहब मुझे एविडेंस नहीं मिला, एविडेंस मैं देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर मैं आर को बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी ना यार? यही तो बात कह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज से दूर जाता जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। बिल्कुल बात समझ में आ गई। यानी ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बी पॉइंट से ज्यादा है। मुझे एक बात बता दो, क्या पोटेंशियल का इसमें मैं कैसे रिलेशन निकालूं? पोटेंशियल का कैसे? तो बिल्कुल आपको बेसिक सी बात याद रखनी है, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे, आपको पोटेंशियल कम होता हुआ नजर आएगा राजाओं। तो यानी मैं कह दूं कि जो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और वही ए पॉइंट पर अपना पोटेंशियल भी ज्यादा है। तो बिल्कुल मैं आपके सामने रिलेशन लिख देता हूं, VA इज ग्रेटर देन VB। ठीक है राजाओं। फिर अपन ने एक बेसिक सी बात पढ़ी थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर होता है। बिल्कुल पढ़ी थी। यानी मैं कह दूं कि ये क्या है? ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ये क्या है? ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो यानी नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड यार। बिल्कुल 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 समझ में आ गया। यानी नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वेक्टर क्वांटिटी है? बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट भी वेक्टर हो गया? बिल्कुल पोटेंशियल ग्रेडियंट भी वेक्टर हो गया। मैंने कहा पोटेंशियल स्केलर है लेकिन साला पोटेंशियल ग्रेडियंट वेक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गया साहब। नेक्स्ट चलते हैं, अपन बात करते हैं
डिफरेंट बॉडीज की वजह से पोटेंशियल को अपन कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आता है पॉइंट चार्ज। तो मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले भी साथ के साथ वापस रिवाइज कराता जाऊंगा राजाओं, ताकि आप लोगों को कोई भी तकलीफ ना आए, क्या ना आए, कोई भी तकलीफ ना आए, इसलिए मैं साथ के साथ आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करवाते जाऊंगा। देखो राजाओं, यहां पर पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास आई थी वो कितनी आई थी, के क्यू बाई आर स्क्वायर आई थी। बिल्कुल आप इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले साथ के साथ रिवाइज करते जाएंगे। यहां पर देखें इस पॉइंट पी पर प्लस क्यू की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, वो होगा के क्यू बाई आर। ठीक है, तो यानी कि इस आर में से एक घटा देना, बाकी कुछ नहीं करना है, इस पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा। इस माइनस क्यू की वजह से, देखिए स्केलर है तो आपको यहां पर जो वैल्यूज है वो साइन के साथ पुट करनी पड़ेगी। बिल्कुल वेक्टर होता तो अपने आप साइन निकाल लेता, लेकिन यहां पर स्केलर है तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही अगर स्केलर क्वांटिटी है तो दोनों के अंदर भी आपको जो चार्ज की वैल्यू वो साइन के साथ पुट करनी पड़ेगी। यानी इस माइनस क्यू की वजह से अगर पोटेंशियल देखूंगा तो क्या वो नेगेटिव के क्यू बाय आर आएगा, बिल्कुल आएगा साहब। क्यों, क्योंकि इस बार मैंने साइन रख दिया है, किसका साइन रख दिया है, चार्ज का साइन रख दिया है। बिल्कुल समझ में आया साहब। अब मुझे 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 अगर इस पोटेंशियल और इस आर का ग्राफ बनाना है, वी आर कर्व बनाना है, तो क्या मैं बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसमें ग्राफ डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा। यानी मैं आर बढ़ाऊंगा तो क्या पोटेंशियल कम होगा, बिल्कुल कम होगा। समझ में आ गया साहब। और ये वीआर कर्व का स्लोप हमें क्या देता है, वीआर कर्व का नेगेटिव स्लोप हमें देता है इलेक्ट्रिक फील्ड, आप लोगों को बताया था। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन ने होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, स्फेरिकल सेल, ऐसी कुछ बातें नहीं की थी। क्यों नहीं की थी, तो मुझे लगा था मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों को कंपेयर करके पढ़ाऊंगा। बिल्कुल साहब, अगर मैं कंपेयर करके पढ़ाऊंगा तो ही मैं ज्यादा अच्छे से कवर करवा पाऊंगा। ठीक है राजाओं, अगर मैं कंपेयर करके पढ़ाऊंगा तो ही मैं ज्यादा अच्छे से चीजें कवर करवा पाऊंगा। इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, इन जो ये थोड़े से भारी भरकम टाइप के होते हैं, इन भारी भरकम को आसान बनाने के लिए मैंने क्या किया राजाओं, इनको साथ में ही पढ़ा दिया। तो आइए सबसे पहले ये एक अपन बॉडी ले रहे हैं कि कंडक्टिंग बॉडी है, होलो या सॉलिड। देखिए कंडक्टिंग होलो होगा, कंडक्टिंग होलो होगा। देखिए ये अगर कंडक्टिंग होलो होगा तो भी ये जो चार्जेस हैं, चार्जेस हमेशा, ये देखिए सब पॉजिटिव चार्ज हैं, ये क्या करते हैं, ये दूर दूर रहना चाहते हैं। कैसा रहना चाहते हैं, बिल्कुल दूर दूर रहना चाहते हैं। सेम चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे से रिपेल करेंगे और ये जाकर के सरफेस पर बैठना चाहेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारे बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए। अगर मैं कहूंगा कंडक्टिंग होलो है, अगर ये होलो है ना, तो होलो में क्या होगा, ये चार्जेस सेपरेट कर करके कहां सरफेस पर आ गए। अब मैं कहूं ये कंडक्टिंग सॉलिड है, मतलब इनमें चार्जेस भरे हुए थे अंदर ही अंदर, फिर भी ये कंडक्टिंग है ना, तो ये चार्ज कंडक्ट करके कहां चले जाएंगे, सरफेस के ऊपर, ताकि इनके बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए राजाओं। ये चाहते हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम हो जाए। तो यानी कि चाहे होलो कंडक्टिंग लूं चाहे होलो सॉलिड कंडक्टिंग लूं, बात तो सेम ही है, क्योंकि सारा का सारा चार्ज कहां आ जाएगा राजा, सरफेस के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। अब मैं कहूं नॉन कंडक्टिंग होलो ले लूं, नॉन कंडक्टिंग होलो, फिर भी बात सेम ही है। क्यों, नॉन कंडक्टिंग होलो, अब भाई होलो के अंदर तो खाली है, यहां तो अपन चार्ज नहीं भर सकते, तो चार्ज तो सीधा का सीधा बाहर ही आएगा ना। चार्ज कहां आएगा, सीधा का सीधा बाहर ही आएगा। चाहे होलो कंडक्टिंग हो चाहे होलो नॉन कंडक्टिंग हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा, वो तो होलो है, अंदर तो चार्ज रह ही नहीं सकता। यानी दोनों केसेज में चार्ज बाहर निकलेगा, यानी दोनों केसेज सेम हो गए। ठीक है, और तीसरा केस कौन सा सेम हो गया, सॉलिड कंडक्टिंग, यानी अंदर चार्ज तो भर दिया लेकिन इसको कंडक्टिंग बना दिया, तो चार्ज फैल के बाहर आ गया, चार्ज फैल के बाहर आ गया। तो ये तीनों बातें सेम हो गई, और इन तीनों को एक टर्म और दे सकते हैं, स्फेरिकल सेल। अगर क्वेश्चन में ये चारों टर्म आती है तो आपको यही काम करना है। इसके अंदर आप लोग देखें, अपन तीन जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। एक बात करेंगे इनसाइड पॉइंट की, एक बात करेंगे आउटसाइड पॉइंट की, एक बात करेंगे सरफेस पॉइंट की। मुझे बताओ अंदर कोई चार्ज है क्या, अंदर कोई चार्ज है क्या, बिल्कुल होलो है ना, होलो में कोई अंदर कोई चार्ज है क्या, नहीं है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0 हो गया। मुझे बताओ, मैंने कहा था अगर सॉलिड कंडक्टिंग है तो यानी कि अंदर से पूरा मेटल हो गया, और मेटल के अंदर मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है राजा। तो यहां पर आप लोगों को अंदर की तरफ कितना फील्ड मिलेगा, 0 मिलेगा। वही मैं सरफेस के ऊपर बात करूं, सरफेस के ऊपर आपको कितना मिलेगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, एक पॉइंट चार्ज के बराबर मिलेगा, ये याद रखना है, सरफेस के ऊपर पॉइंट चार्ज के बराबर मिलेगा। अब आउटसाइड जाऊंगा तो क्या रेडियस आर हो जाएगी, तो कुछ नहीं करना, इस आर की जगह ये छोटा वाला आर लिख देना है। मतलब सरफेस के ऊपर तो के क्यू बाई आर स्क्वायर हो गया,
अब सरफेस से दूर जाता जाऊंगा तो क्या आर की वैल्यू बढ़ेगी, और आर की वैल्यू बढ़ेगी तो ई कम होगा, मतलब अंदर तो जीरो था, सरफेस के ऊपर मैक्सिमम हुआ, उसके बाद जैसे जैसे दूर जाऊंगा डिक्रीज होता जाएगा। देखिए ग्राफ बना सकता हूं क्या, यहां पर आर, ये जो आर है वो लेस देन आर है, ये जो आर है वो ग्रेटर देन आर है, यानी आर लेस देन आर यानी इनसाइड पॉइंट, तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो ग्राफ आया ही नहीं। लेकिन यही मैंने सरफेस की बात की तो सरफेस के ऊपर मैक्सिमम पॉइंट मुझे मिल गया, और जैसे जैसे मैं दूर जाता जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कम होता हुआ नजर आएगा। तो यानी जैसे जैसे मैं आर को बढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, यानी मैं कह सकता हूं कि होलो कंडक्टिंग या सॉलिड कंडक्टिंग के लिए जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस के बराबर होता है, वो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। बिल्कुल साफ समझ में आ गया, आप लोगों ने एकदम सही बात बोली साहब, मुझे एकदम समझ में आ चुका है। तो क्या अब मैं इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर लूं? बिल्कुल कर लो। अंदर मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन पोटेंशियल जीरो हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर होता है। अगर ये जीरो है मतलब इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। डिफरेंशिएशन बेसिक मैथ मेरी जान बायोलॉजी, ये देख डीवी बाई डी आर ये कांस्टेंट हो जाएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो यानी कि अंदर की तरफ पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, अंदर की तरफ पोटेंशियल कैसा होगा राजा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी आइए देखते हैं। इनसाइड देखिए, इनसाइड कितना हो जाएगा, जितना सरफेस है उसके बराबर ही होगा। देखिए सरफेस पर कितना होगा, मैंने क्या बोला था, पॉइंट चार्ज मान लेना है, तो यहां पर पॉइंट चार्ज की वजह से कितना था, के क्यू बाई आर था, तो यही सेम सरफेस पर भी हो जाएगा, यही सेम किसके ऊपर हो जाएगा, सरफेस के ऊपर हो जाएगा। अब देखो ये सरफेस के ऊपर हो गया ना के क्यू बाई आर, तो यही इनसाइड होगा, क्योंकि जितना सरफेस पर है अंदर भी तो कांस्टेंट है, पूरे के अंदर समझ नहीं रहा यार, पूरे के अंदर कांस्टेंट है वी, तो यानी जितना सरफेस के ऊपर है क्या इनसाइड भी इतना ही होगा और ये कांस्टेंट होगा। तो क्या आपको फॉर्मूला याद हो गए? बिल्कुल मैं आपको फॉर्मूले रटवाते हुए चल रहा हूं राजाओं। अब देखो आउटसाइड जाएंगे तो मतलब आर चेंज कर रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, इस आर की जगह छोटा आर रख दो, छोटा रख दो। तो मैंने इसके लिए ग्राफ बनाने की कोशिश की, तो इनसाइड तो मुझे एकदम कांस्टेंट मिला, क्या मिला, कांस्टेंट मिला, क्या मिला, कांस्टेंट मिला, और वहीं मैं आउटसाइड जाऊंगा तो ये वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि मैं अगर मैं पोटेंशियल लिखूंगा आउटसाइड के लिए तो मैं लिखूंगा के क्यू बाई आर, और मैं अगर आर को बढ़ाऊंगा तो वी कम होगा, लेकिन अंदर कांस्टेंट है क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। समझ गए क्या? बिल्कुल समझ गए सर। आगे बढ़ो। आगे आता है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अब मैंने क्या किया, सॉलिड स्फीयर के अंदर प्लस ही प्लस भर दिया। अब ये प्लस रिपेल तो बहुत कर रहा है, ये सरफेस पर जाना तो चाहता है लेकिन जा नहीं पा रहा राजा। क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि ये जो सॉलिड स्फीयर है ये कंडक्टिंग नहीं है यार, ये नॉन कंडक्टिंग है। ये कहता है तुम बाहर मत जाओ, तो ये नहीं जा पाएंगे। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो होलो के अलग आएगा, होलो कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग से अलग आएगा। बिल्कुल कितना अलग आएगा आइए देखते हैं। इसके लिए जो इनसाइड के लिए आप लोगों को याद करते चलना है साहब, इनसाइड कंडक्टिंग के अंदर वैल्यू कितनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जीरो थी। यहां पर आपको मिलेगी के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। तो इसको मैं लिख सकता हूं, मैं ये सब डेरिवेशन के काम है लेकिन आप डायरेक्टली याद रखें। आप लोगों को रो की वैल्यू दे देगा, आर की वैल्यू दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेगा अंदर की तरफ, ऐसा ही करेगा। ज्यादा तोप सवाल नहीं बनते हैं इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर, इसलिए आप लोग ज्यादा डिराइव में अभी मत जाएं। अगर जाना था तो पूरे साल में जाते, इसलिए अभी सिर्फ जितने फॉर्मूले रटवा रहा हूं वो रट लीजिए राजाओं, यही काम के हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना आएगा, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो कितना याद रखना है, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, ये याद कर लिया। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये भी याद करना है। समझ गए? तो क्या लिख सकता हूं, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां तक याद हो गया। अब जो सरफेस है और आउट है वो दोनों सेम हो जाएगी, कैसी, जैसी वहां थी वैसी, यानी पॉइंट चार्ज जैसी। ठीक है, आ जाओ। तो इनसाइड आप देखोगे तो अब जो ई इनसाइड है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। पहले तो इनसाइड जीरो था तो एक ग्राफ ही गायब था, अब आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आ गया? बिल्कुल आ गया, लेकिन सरफेस पर जाकर मैक्सिमम हो जाएगा और जैसे जैसे बाहर जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, क्योंकि वही बात है, आर बढ़ाऊंगा ई कम होगा। तो ये ग्राफ बन गया। अब वही अपन सेम उसके लिए भी, पोटेंशियल के लिए भी बात कर लेते हैं। तो अब यहां पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं है, पोटेंशियल भी जीरो नहीं होगा। अब देखो, लेकिन जो इनसाइड पोटेंशियल है क्या वो कांस्टेंट होगा? नहीं होगा।
इनसाइड पोटेंशियल वेरी करेगा, बिल्कुल वेरी करेगा। अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट रखता है वो रखता है सरफेस और सेंटर का पोटेंशियल, इनके बीच का रिलेशन, ये इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है। लेकिन आप लोग आउटसाइड पोटेंशियल और आउटसाइड पोटेंशियल और सरफेस के पोटेंशियल तो सेम है, आप लोग सेम वैसे ही याद कर सकते हैं, KQ/R। लेकिन इनसाइड में इस बार थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। पहले वहां इनसाइड कितना था, जितना सरफेस पे था उतना ही तो था KQ/R, क्योंकि कांस्टेंट था ना रे अंदर भाई, कंडक्टिंग के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट कितना था, KQ/R था रे। लेकिन अब वैल्यू चेंज हो गई है, अब वैल्यू हो गई है KQ/2R3 3R² -R²। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये R क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, जितना आप सेंटर से दूर जाता जाएंगे वैसे ही आपको K के ऊपर पोटेंशियल के ऊपर डिफरेंस मिलता जाएगा। लेकिन अगर आप सेंटर पर निकालना चाहते हैं तो इस R की वैल्यू कितनी रखेंगे, 0 रख दीजिए। जैसे इसको 0 रखेंगे तो आपको मिलेगा सेंटर पर पोटेंशियल, वो उसकी वैल्यू आएगी 3/2 KQ/R। और KQ/R किसका था, ये सरफेस का था, यानी V at center = 3/2 टाइम्स ऑफ V at सरफेस। ये रिलेशन भी आपको याद रखना है। तो बिल्कुल आपको सारी चीजें याद हो गई है ना। उस रिंग की बात करें उससे पहले आपको सारे फॉर्मूलेज एक बार मैं रटवा दूं क्या, बिल्कुल रटवा दो सर। आपको सबसे पहले मैंने बोला होलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग और होलो नॉन कंडक्टिंग स्पेरिकल सेल। ऐसा कुछ भी आपको बोले राजा, ऐसा कुछ भी आपको बोले तो कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे याद रखोगे मुझे बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड होगा वो 0 होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस कितना होगा, KQ/R², पॉइंट चार्ज वाला मैंने बताया था आपको ट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना होगा, बस कुछ नहीं, R को चेंज कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब पोटेंशियल की बात कर लो, पोटेंशियल इनसाइड कितना होगा, कांस्टेंट होगा जो कि सरफेस के बराबर होगा। सरफेस और कितना था, KQ/R था, पॉइंट चार्ज जैसा, ठीक है। वही मैं बात करूं सरफेस के ऊपर तो वही KQ/R हो जाएगा, ठीक है। यानी पोटेंशियल एट सेंटर = पोटेंशियल एट सरफेस हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। वही जो नॉन कंडक्टिंग के लिए बात अलग होती है, वही मैं बात करूं। अब ये सब कांस्टेंट रहता है अंदर के साइड, वही आउटसाइड की बात करूं तो कुछ नहीं करना है, बस जो R है उसको चेंज कर देना है। तो आपको ये फॉर्मूले याद हो गए। अब मैं बात करूं किसकी, अब मैं बात करूंगा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की। किसकी बात करूंगा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होता है, मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बताओ राजा, याद नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है तो आप लोग यहां से देख लीजिए। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मैंने आप लोगों को रटवाया था, बिल्कुल रटवाया था, KQ/R/R3। और यहां से आपको रटवाया था ρR/3ε0। रटवाया था कि नहीं रटवाया था, वही आप बात कर लीजिए। यहाँ पर आउटसाइड की, ये सब आप देख देख के लिखें यार। आउटसाइड और इनसाइड दोनों सेम ही, आउटसाइड और सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड वो सेम टू सेम हो जाएगी किसके, होलो स्फीयर के। वही मैं बात करूं पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल इनसाइड कुछ कहानी अलग होती है, इस बार कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। तो उसको ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ यह याद रखना है कि सेंटर पर कितना पोटेंशियल होता है, वो 3/2 KQ/R होता है, यानी 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस। सरफेस पर कितना होता है, सरफेस पर होता है KQ/R, और जो आउटसाइड कितना हो जाएगा, KQ/R। बस ये फॉर्मूलेज आपको याद कर लेने हैं और कुछ नहीं है, समझ गए। अब आ जाओ रिंग के ऊपर। रिंग के ऊपर मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। रिंग के एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मुझे जल्दी जल्दी बोलेंगे साथ के साथ, कितना था, KQ/R/R² प्लस R² की पावर 3/2। यही था ना, बिल्कुल यही था साहब, बिल्कुल यही था। ये देखिए अब मुझे इस रिंग के एक्सिस के ऊपर मुझे पोटेंशियल चाहिए, तो उसका फॉर्मूला आप लोगों को रट लेना है, KQ/R² प्लस x² की पावर √, ठीक है। KQ/R² प्लस x² की पावर √। तो ये कुछ नहीं है, इस R को आप x रख लीजिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। यहाँ पर x माना इन्होंने, मैंने R माना था वहां पर, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, तो आप लोग सीधा ये देखें ना कि ये x है, ये R है, तो ये डिस्टेंस कितनी मिल जाएगी, √R² प्लस x²। उसको नीचे रख दीजिए, बस समझ गए, उसको नीचे। भाई KQ/R तो फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज का, KQ/R होता है, तो इस बार R को ये रख दीजिए,
समझ गए? नहीं समझे? देखो यहाँ पर ये रिंग है, तो ये मैंने बोला x है, ये मैंने बोला r है, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता था, के क्यू बाई आर ही तो होता था। मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, के क्यू बाई आर होता था, तो बस आर की जगह क्या लिख दो, वो लिख दो, तो के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तुम्हारा पोटेंशियल आ गया रिंग की वजह से। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड था के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। समझे क्या? बिल्कुल समझ गए। तो अब रिंग भी हो गया अपना क्लियर। अब आ जाओ आर्क के ऊपर। आर्क के ऊपर मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड रटवाया था। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड था 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय 2। ऐसे ही तो रटवाया था, 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय 2। ठीक है, अब वहीं आर्क के लिए आपको पोटेंशियल रखना है, तो कुछ नहीं करना, सेम टू सेम पॉइंट चार्ज जैसा। आपको पोटेंशियल में तो हर जगह पॉइंट चार्ज ही अप्लाई करना है, बिल्कुल पॉइंट चार्ज जैसा। आपको वो पोटेंशियल कितना मिल जाएगा, के क्यू बाई आर मिल जाएगा। ठीक है, याद करने को कुछ नहीं, बस ऐसे जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट याद करके आगे बढ़े। मेन न्यूमेरिकल आपके काम के हैं। यहाँ पर चार्ज कॉम्बिनेशन के लिए मैं आप लोगों का जो भी पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कंपेयर कर देता हूँ राजाओं। चार्ज कॉम्बिनेशन के लिए पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने चारों कॉर्नर पर प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू ले लिया है। क्या क्या ले लिया है, चारों कॉर्नर्स के ऊपर प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू ले लिया है। तो मुझे बताओ यहाँ पर अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसकी तरफ से आवे, इसकी तरफ से आवे, इसकी तरफ से आवे, इसकी तरफ से भी आवे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको देखो नेट जीरो ही मिल रहा है। ठीक है, अब पोटेंशियल की बात करूँ तो इसकी वजह से के क्यू बाई आर, ये मान लो कि आर है। ठीक है, और इसकी वजह से के क्यू बाई आर, इसकी वजह से तो टोटल मिला के 4k क्यू बाई आर मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 4k क्यू बाई आर। तो यहाँ पर यानी कि जीरो नहीं होगा, तो पोटेंशियल नॉट इक्वल टू जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। वही मैं बात करूँ यहाँ की, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों जीरो होगा। कैसे होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, इसकी वजह से अवे, इसकी वजह से टुवर्ड्स और इसकी वजह से भी टुवर्ड्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सारी कैंसिल हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो गया। अब पोटेंशियल की बात करूँ तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर, इसकी वजह से माइनस, इसकी वजह से के क्यू बाई आर, इसकी वजह से प्लस के क्यू बाई आर और इसकी वजह से माइनस के क्यू बाई आर। यहाँ पर देखो ये कट गया, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना आया, जीरो आया। ठीक है, वही सेम आप इसके लिए करके देखना। समझ गए? अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड आए तो वेक्टर एडिशन कर दो, और जब भी पोटेंशियल आए तो इसके लिए एडिशन कर दो। दैट्स इट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल के बारे में। साहब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके अंदर पोटेंशियल के बारे में बात करूं, यहाँ पर दो पॉइंट मैंने ली, ए और बी। मैंने बोला था फील्ड की डायरेक्शन में चलोगे तो पोटेंशियल कम होगा, फील्ड की डायरेक्शन में चलोगे तो पोटेंशियल कम होगा, यानी वी एट ए इज ग्रेटर देन वी एट बी। समझे इस बात को, वी एट ए इज ग्रेटर देन वी एट बी। समझ गए? अब देखो ये बी और ये सी दोनों सेम पॉइंट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज नहीं हो रहा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही चेंज नहीं हो रहा, मतलब कैसा हुआ, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गए। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में वी बी इज इक्वल्स टू वी सी हो जाएगा आपको। ये दो रिलेशन मिल गए। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। भाई कुछ तो डिफरेंस होगा ना, क्योंकि ए ज्यादा है बी से, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, ये होता है डेल्टा वी इक्वल्स टू ईडी। ये फॉर्मूला याद रखना है, इसको मैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट से याद रखता था, ईडी। ईडी से याद रखे कि चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया हुआ है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो अपने पास जो डेल्टा बी होगा वो ईडी के बराबर होगा। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल लेना। अब मुझे बताओ ए से बी गए तो पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, यानी कि बी का पोटेंशियल कम होगा ए से। तो अगर मैं बी में से ए को माइनस करूंगा तो मेरे पास नेगेटिव ऑफ ईडी आएगा। बिल्कुल आएगा, क्योंकि ए का पोटेंशियल ज्यादा है राजा, ए का पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है बी से, तो यहां पर नेगेटिव में वैल्यू मिलेगी। और अगर बी से सी जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो अपने पास डेल्टा वी कितना आ गया, जीरो आ गया। चेंज इन पोटेंशियल हुआ ही नहीं। अब देखो इनफाइनाइट चार्ज की शीट आ गई। ये भी मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ाया था वहां पे, तो यहाँ पर सिखा देता हूँ कि इनफाइनाइट चार्ज है, इनफाइनाइट चार्ज की शीट है, जिसमें अब अपने इसकी वजह से जो फील्ड आता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना आता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, उसकी वैल्यू आती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितनी आती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं बात करूं इसके पोटेंशियल की, तो जैसे जैसे आप दूर जाएंगे पोटेंशियल तो कम होता जाएगा ना, जैसे जैसे दूर जाएंगे तो पोटेंशियल कम होगा। यानी v1 माइनस v2 कर दूं तो मेरे पास कितना आएगा, डेल वी आएगा। इस डेल वी की वैल्यू कितनी होगी, डेल वी इज इक्वल्स टू ई डॉट डी होता है ना इमरजेंसी डिपार्टमेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी कितना है, दोनों के बीच का डिफरेंस R2 माइनस R1 यानी डेल्टा आर।
समझ गए। अब E की वैल्यू कितनी आती है, यहाँ से रख दो, तो यहाँ पर डेल्टा V अपने को मिल जाएगा, E की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डेल्टा R। डेल्टा R क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मिल गई। तो आपको बस इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट करके रखना है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, किसकी इनफाइनाइट चार्ज शीट की। तो वही आप लोगों को निकाल लेना है। अब आ जाओ डाइपोल के बारे में बात करते हैं। डाइपोल के बारे में, पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। डाइपोल के पोटेंशियल के बारे में देखो, ये डाइपोल दिया हुआ है आपके पास, ये क्या है डाइपोल। डाइपोल मैंने आपको पढ़ाया था, डाइपोल कुछ नहीं होता है, माइनस क्यू और प्लस क्यू का एक छोटा सा सिस्टम होता है जिसकी डिस्टेंस भी बहुत फाइनाइट और स्मॉल होती है, छोटे छोटे चार्ज होते हैं और अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं। तो यहाँ पर इस एक्सियल पॉइंट पर मैं पोटेंशियल देखूंगा तो मेरे को मिलेगा KP अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर ध्यान रखोगे तो बढ़िया रहेगा। मतलब आप एनी पॉइंट के लिए याद कर लीजिए, ये याद कर लीजिए कि V एट एनी पॉइंट कितना हो जाएगा, KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। K तो हो गया अपना कांस्टेंट 9 × 10⁹, ठीक है। P हो गया डाइपोल मोमेंट और थीटा ये एंगल हो जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये O पॉइंट है तो ये थीटा किससे, एक्सिस से एंगल हो जाएगा जितने डिग्री को उठा हुआ है। अगर अपने पास इक्वेटोरियल है तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, एक्सियल है तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। तो वही आप निकाल लो। तो यहाँ पर आपको कितना मिला था, V एट एनी पॉइंट KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे को अगर इक्वेटोरियल पे चाहिए तो मेरे को थीटा कितना रखना पड़ेगा, 90 डिग्री। थीटा 90 रखते कितना आ जाएगा, V एट इक्वेटोरियल 0 आ जाएगा। वही मैं बात करूँ V एट एक्सियल की, तो एक्सियल पॉइंट पर आपको कितना रखना पड़ेगा, A है। तो इस तरीके से आप रखेंगे तो आपको लगभग ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है राजाओं, बस ये रिजल्ट आप याद रखें। अब देखिए ग्रुप ऑफ कंसेंट्रिक सेल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए राजाओं, ग्रुप ऑफ कंसेंट्रिक सेल्स क्या कहता है कि अपने पास दो कंसेंट्रिक सेल्स हैं। कंसेंट्रिक सेल्स के बारे में अपन देखिए, कंसेंट्रिक सेल्स में मतलब दो अपने को सेल्स दे रखी है कि एक ये Q1 है और ये की Q2 है, ठीक है। इसकी रेडियस A दे रखी है और इसकी रेडियस अपने को B दे रखी है, ठीक है। अब अपन देखें कि इसमें अपन पोटेंशियल कैसे लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर अपन पॉइंट 1 पॉइंट पर अगर पोटेंशियल देखेंगे और 2 पॉइंट पर पोटेंशियल देखेंगे तो 1 पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा, देखिए Q2 की वजह से तो कितना होगा, इनसाइड हो गया। Q2 के लिए तो इनसाइड पॉइंट हो गया और Q1 के लिए आउटसाइड पॉइंट हो गया, ठीक। Q1 के लिए सरफेस पॉइंट हो गया और Q2 के लिए इनसाइड पॉइंट हो गया। तो Q1 के लिए सरफेस पॉइंट हो गया तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल Q1 की वजह से कितना होगा, KQ/R, मतलब जो इसकी रेडियस है A, KQ1/A, ठीक है। और Q2 के लिए इनसाइड पॉइंट है, इनसाइड कांस्टेंट होता है, सरफेस के बराबर होता है, तो यहाँ पर KQ2/B लिख दिया, ठीक है। वही मैं अगर सेकंड पॉइंट पर देखूं, सेकंड पॉइंट पर Q1 की वजह से कितना होगा, Q1 के लिए आउटसाइड पॉइंट हो गया, तो यानी कि कितना दूर है, B तक दूर है, तो यानी बाहर वाले के लिए Q1 की वजह से कितना होगा, KQ1/B, ठीक है। और Q2 की वजह से ये सरफेस पॉइंट हो गया तो KQ2 जो इसकी रेडियस है यानी KQ2/B। तो अब अगर मैं डेल्टा V निकालूंगा यानी V2 माइनस V1, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालूंगा, तो यहां पर आप लोग देखोगे कि V2 माइनस V1 करूंगा तो K2B कट जाएगा, वही K1B माइनस Q1/A बचेगा, ठीक है। वही पोटेंशियल डिफरेंस अगर इसमें मैं K को कॉमन ले लूं और Q1 को कॉमन ले लूं तो मेरे पास 1/B माइनस 1/A बचेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर आप लोगों ने एक बात गौर करने की है कि यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो सिर्फ और सिर्फ Q1 पर ही डिपेंड कर रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो इनर सेल है उस पर ही डिपेंड कर रहा है, आउटर सेल पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V विल डिपेंड ओनली ऑन चार्ज ऑफ इनर सरफेस, यानी कि जो इनर सरफेस का चार्ज है सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी मैं कह दूं कि डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q इनर, ठीक है। जो इनर सेल का चार्ज है उसी के ऊपर सिर्फ डेल्टा V डिपेंड करेगा। यानी ग्रुप ऑफ कंसेंट्रिक सेल्स का क्वेश्चन आपके पास जब भी आए तो आप नॉर्मल सा अपना खुद का दिमाग यूज करके ये सारी चीजें कर सकते हैं। ये रिजल्ट आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस ये आपको याद रखना है कि डेल्टा V सिर्फ और सिर्फ इनर चार्ज पर ही डिपेंड करेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वैसे ही के लिए, कंसेंट्रिक सेल्स के लिए ही, लेकिन यहां पर अपन ने क्या किया, इस बार इसको कनेक्ट कर दिया और जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा, जो इनर चार्ज है वो फ्लो करके कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो यानी V1 और V2 दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब अगर मैं किसी चीज को कनेक्ट कर दे रहा हूं तो यहां पर ये दोनों कैसी सरफेस हो गई, इक्विपोटेंशियल सरफेस, दोनों की पोटेंशियल इक्वल हो गया, तो यानी इनके बीच में जो डेल्टा V कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस में के लिए डेल्टा V कितना होता है, 0 ही तो होता है। तो यानी कि जो अंदर का चार्ज है Q1 अब वो फ्लो करके बाहर आ जाएगा और बाहर सारा चार्ज बाहर हो जाएगा, तो अंदर का चार्ज कितना बचेगा, 0 बचेगा, दैट्स इट।
ठीक है। अब आप थोड़ा सा ये कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब कंडक्टिंग कनेक्टेड स्फीयर का जो मैंने बताया था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का कंसेप्ट आप लोगों को कूलॉम लॉ से पहले, वैसा ही सेम चीज यहाँ पर है। वहां पर मैंने आपको दोनों सेम रेडियस की लेकर बताया था, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0, R और R। तो ये टचिंग के बाद इनका जो हो गया था वो कितना हो गया था, Q/2 चार्ज हो गया था और इसका भी Q/2 हो गया था, यानी रेडियस के रेशियो में ही तो बढ़ता है। तो यही बात अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं कि ये एक अपने पास स्फीयर है Q1 का, ये एक स्फीयर है Q2 का। अब दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, अब इन चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा रेडियस के रेशियोज में, यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस किसके रेशियो में होगा, रेडियस के रेशियो में। ये मैंने आप लोगों को बोला था कि विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, जितना ज्यादा R होगा, जितनी ज्यादा रेडियस होगी किसी भी स्फेरिकल शेल की, उतना ही ज्यादा अपने पास चार्ज आएगा। ठीक है, वही अपन बात करूँ Q1 को मैं कैसे लिख सकता हूं, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि रेडियस के रेशियो में बांटना है ना, तो Q1 है तो R1 ऊपर रहेगा, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल चार्ज। ठीक है, वही Q2 के लिए R2 अपॉन R1 प्लस R2 और वही टोटल चार्ज, R2 अपॉन टोटल रेडियस इंटू टोटल चार्ज, बस इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब जब इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो क्या इन दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा, V1 और V2। ठीक है, तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इन दोनों के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा और चार्जेस जो डिवाइड होंगे वो इक्वल रेशियो में होंगे। वही इन दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखिए रेडिएशन के बाद जो चार्जेस होंगे वो रेडियस के रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, वही मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड होगा वो रेडियस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगा। ठीक है, और वही मैं सिग्मा निकालना चाहूंगा दोनों का, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो वो रेडियस के उल्टा रेशियो होगा। ये 3 रिजल्ट आपको याद रखने हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के लिए। ठीक है, और वही बात करूं कि एक एक इंडिविजुअल चार्ज मुझे निकालना होगा, जैसे Q1 डैश निकालना है तो R1 ऊपर रख दो और नीचे टोटल रेडियस कर दो। ठीक है, इनटू टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2। जैसे मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि ये है Q, ठीक है, और ये है 0 चार्ज, इसकी रेडियस R, इसकी रेडियस R। अब मुझे बताओ दोनों के ऊपर चार्ज कितना होगा। वैसे तो आपको मतलब Q/2 दिख रहा होगा, लेकिन यहां से अपन निकालें कि Q1 डैश कितना होगा, R कितनी है R, टोटल रेडियस 2R इंटू टोटल चार्ज कितना है Q। तो यहां से ये गया तो Q1 डैश कितना आ गया, Q/2। तो यहां से आप इस तरीके से आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे सॉल्व करके। अब आ जाइए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का कंसेप्ट। देखिए ये अगर चार्ज Q है, यहाँ से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, लेकिन अपन एक कोई भी सर्कल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर अपने को क्या मिलेगा, ये मिलेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक चीज रहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से वो 90 डिग्री पे रहता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसा रहता है, 90 डिग्री पे। ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जहां जहां जाएंगे आपको जो पोटेंशियल सेम मिलेगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मूव कर ही नहीं रहे, उसी जगह पर आप देख रहे हैं, तो ये आपको मिलेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आप वो पॉइंट्स जो कि सेम पॉइंट्स, देखिए ये मैंने चार्ज क्यों बनाया, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब एक पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, ये देखो ये ऐसा पॉइंट है, सॉरी, जहां पर पोटेंशियल सेम है, तो उन पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो अपने को इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल जाएगी। तो अपने को पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी मिली, सर्कुलर मिलेगी। वही मैं अगर लाइन चार्ज के लिए बात करूंगा, देखो लाइन चार्ज के लिए मैं बात करूंगा, ये एक लाइन चार्ज है, तो इसके लिए मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी मिलेगी, ऐसी मिलेगी, सिलेंड्रिकल। कैसी मिलेगी, सिलेंड्रिकल मिलेगी। तो यही चार्ज यहाँ, ये लाइन यहाँ लिखी हुई है इक्विपोटेंशियल सरफेस। पॉइंट चार्ज के लिए तो कैसी रहेगी, स्फेरिकल रहेगी, और लाइन चार्ज के लिए कैसी रहेगी, सिलेंड्रिकल रहेगी। ठीक है, अब मैं बात करूं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 होगा, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये दोनों प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट बात करते हैं जीरो पोटेंशियल पॉइंट। देखिए अगर मैं 2 पॉइंट चार्जेस लेता हूं Q1 और Q2, तो कोई तो ऐसी जगह होगी जहां पर दोनों के लिए जो पोटेंशियल आएगा वो 0 आएगा, तो उसे कहेंगे अपन जीरो पोटेंशियल पॉइंट। देखिए अगर लाइक चार्जेस है, दोनों चार्जेस सेम हैं, तो कोई भी जीरो पोटेंशियल पॉइंट अपने को नहीं मिलता है। ठीक है, अगर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, या फिर ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस कहीं आएगा ही नहीं, कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी पोटेंशियल 0 नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं इसको माइनस ले लूंगा, इसको प्लस ले लूंगा, तो कहीं ना कहीं जीरो पोटेंशियल पॉइंट अपने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहां पर भी मिलेगा और यहां पर भी मिलेगा, तो एक मिलेगा इनसाइड, एक मिलेगा आउटसाइड। जब भी मैं अनलाइक चार्जेस लेता हूं तो 2 पॉइंट मिलेंगे मुझे जीरो पोटेंशियल के, जो कि लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस के ऊपर ही होंगे। एक होगा इनसाइड, एक होगा आउटसाइड। तो इनसाइड वाले को निकालना है तो आप Q2R अपॉन Q1 प्लस Q2 कर लो, और अगर आउटसाइड वाले को निकालना है
तो आप Q2R अपॉन माइनस कर दो, आउटसाइड निकालने के लिए नीचे माइनस कर दो चार्जेस में, और इनसाइड निकालने के लिए नीचे प्लस कर दो। ये रिजल्ट आपको याद रखना है राजाओं, ठीक है। कैसे देखिए मैं वापस से समझा देता हूं। एक तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का अपन ने कंसेप्ट पढ़ा। इक्विपोटेंशियल के लिए अपन ने देखा था कि अगर पॉइंट चार्ज है तो मिलेगा सर्कुलर, ठीक है, स्फेरिकल। और अगर मैं कह दूं लाइन चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा वो कैसा मिलेगा, सिलेंड्रिकल मिलेगा, ठीक है। और वही मैं बात करूं जीरो पोटेंशियल पॉइंट की, अगर लाइक चार्जेस हैं तो कहीं पे भी अपने को जीरो पोटेंशियल पॉइंट नहीं मिलेगा। वही मैं बात करूं अनलाइक चार्जेस की, तो दो इक्विपोटेंशियल पॉइंट मिलते हैं, एक इनसाइड ए पर, एक आउटसाइड बी पर। तो जो इनसाइड वाला पॉइंट होता है वो होता है Q2R अपॉन Q1 प्लस Q2, ठीक है। और जो आउटसाइड वाला मिलेगा वो मिलेगा Q2R अपॉन Q1 माइनस Q2, ठीक है, Q1 माइनस Q2। अब देखो, अब बात आती है सेकंड कंसेप्ट के ऊपर, पोटेंशियल के ऊपर। जितने भी कंसेप्ट अपन ने देखे, मतलब जितनी भी थ्योरी हो सकती है अपन ने पूरी देख ली, क्वेश्चन अभी कर लेंगे। वही अब अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल अपन ने अच्छे से पढ़ा। अब पोटेंशियल एनर्जी होती है सिस्टम की। देखिए यहां पर मैंने दो चार्जेस का सिस्टम लिया, Q1 और Q2 का एक सिस्टम लिया, ठीक है। अब इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि दो पॉइंट चार्जेस के लिए मान लो कि इन दो चार्जेस को मैं कहीं ना कहीं से इंफिनिटी से उठा के तो लाया हूंगा ना, कहीं ना कहीं से तो मैं इसको लेकर आया हूं। तो यानी कि इस Q चार्ज और इस Q2 चार्ज को मैं किसी भी दो इंफिनिटी पॉइंट से यहां लेकर आया हूं, यानी इन दो चार्जेस को लाने में जो वर्क डन किया मैंने, वो वर्क डन इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर हो जाता है। भाई साहब, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यानी कि इन दोनों को जो मैंने लाने में यहां पर वर्क डन किया, वही इन सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, उसका फॉर्मूला आता है KQ1 Q2 बाई आर। सब पोटेंशियल होता है KQ/R। पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइन हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के लिए डिफाइन हो सकती है, इसलिए KQ1 Q2/R। बस इतना सा करना और कुछ नहीं करना है आप लोगों को। यहां पर Q1 और Q2 दोनों को साइन के साथ रखना है, क्योंकि मैंने बोला था कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। वही मैं इसके यूनिट की बात करूं तो जूल होती है। वहां पर मैंने बोला था कि डेल्टा V और पोटेंशियल एनर्जी में कैसा रिलेशन होता है, U/Q होता है, ठीक है। तो यहां पर डेल्टा V की यूनिट क्या आ गई थी, जूल पर कूलम, ठीक है। वहीं पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, क्योंकि एनर्जी है राजा। अब देखो, अगर ये दोनों चार्जेस कैसे हैं, लाइक चार्जेस है, प्लस प्लस है, तो यहां पर प्लस होगा, तो टोटल एनर्जी कैसी आएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। वही मैं बोलूं ये दोनों लाइक चार्जेस है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, फिर भी अपने को कैसी मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, यानी कि रिपल्सिव एनर्जी मिलेगी। वही मैं बात करूं, ये दोनों कैसे हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, ये नेगेटिव हो गया, ये प्लस हो गया, तो यहां पर आपको जो एनर्जी मिलेगी वो नेगेटिव में मिलेगी, ठीक है। कैसी मिलेगी, नेगेटिव एनर्जी। किन केस में, अनलाइक चार्जेस के केस में। और ये जो नेगेटिव एनर्जी होती है, इसको नेगेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि अट्रैक्टिव एनर्जी होती है। जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो रिपल्सिव एनर्जी होती है, ठीक है। अब आओ सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में बात करते हैं कि मल्टीपल सिस्टम्स हैं। देखो अपन ने बात की एक सिस्टम के लिए Q1 और Q2 के लिए, तो उसके लिए अपने को जो एनर्जी मिली वो कितनी मिली, KQ1 Q2/R, ठीक है। अब अपने को सिस्टम की निकालनी है, तो सिस्टम की एनर्जी जब भी निकालते हैं तो अपने को कुछ नहीं करना, जितने पेयर बन रहे हैं उन सब के पेयर की जो एनर्जी है उनको जोड़ दो। यहां पर आपने एक ट्राइंगल लिया, ठीक है, एक ट्राइंगल लिया, इस ट्राइंगल में यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है और यहाँ Q3 है। अब देखो कितने सिस्टम बन रहे हैं, एक सिस्टम बन गया Q1 और Q2 का, एक सिस्टम बन गया Q1 और Q3 का, एक सिस्टम बन गया Q2 और Q3 का। सब अब तो मुझे दिख रहा है सामने, इसलिए मेरे को तीन सिस्टम दिख गए, लेकिन ये जो पेयर बने, इन पेयर के नंबर मैं कैसे निकाल सकता हूं, उन पेयर के लिए एक फॉर्मूला आता है n इंटू n माइनस 1/2। यहां पर n कितना है, n क्या है, नंबर ऑफ चार्ज है। n क्या है राजाओं, n है नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्जेस। इस वाले केस में नंबर ऑफ चार्जेस कितना है, 3 है, तो यहां देख लेते हैं 3 इंटू 3 माइनस 1/2। तो यहां पर आपको नंबर ऑफ पेयर्स कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे, ये कट जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ पेयर्स कितने मिले, 3, तो यहां पर आपको टोटल 3 पेयर मिल गए। अब इनकी एनर्जी निकालनी है तो आप तीनों की अलग अलग निकाल लो। इनकी हो जाएगी KQ1 Q2/A, ये हो जाएगी KQ2 Q3/A, ये हो जाएगी KQ1 Q3/A, ठीक है। तो इन तीनों को जोड़ दो, मतलब जितने भी पेयर्स बन रहे हैं उन सब की एनर्जी को आप प्लस कर दो, आपको सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बोला था अगर लाइक चार्जेस हैं
तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है, और अनलाइक चार्जेस है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। ये तो मैंने बोला। नेगेटिव एनर्जी कैसी होती है? अट्रैक्टिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी कैसी होती है? रिपल्सिव एनर्जी। अब देखो, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि अगर एनर्जी पॉजिटिव है तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? के Q1 Q2 बाई आर। तो अगर एनर्जी पॉजिटिव है तो मैं आर बढ़ाऊंगा तो एनर्जी कम होगी, ठीक है। और अगर मैं बोलूं लाइक चार्जेस के केस में ऐसा होता है, बस लाइक चार्जेस प्लस क्यू और प्लस क्यू भी हो सकते हैं, और माइनस क्यू और माइनस क्यू भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों के केस में अगर मैं आर को बढ़ाऊंगा तो एनर्जी कम होगी, ठीक है। वही मैं बात करूं अनलाइक चार्जेस के केस में। अनलाइक चार्जेस के केस में एनर्जी कैसी आती है? नेगेटिव आती है। अब नेगेटिव एनर्जी जैसे ही मैं आर बढ़ाऊंगा तो एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, और आर कम करूंगा तो एनर्जी कम होगी। समझ गए? अब आ जाओ क्वेश्चंस कर लो। देखो, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट खत्म हो गया, इतना ही था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कंप्लीटली बात कर ली, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कंप्लीटली बात कर ली। जितनी थ्योरी, जितने कंसेप्ट हो सकते हैं मैंने आपको फास्ट एकदम बढ़िया से रिवाइज करा दिए। अब आप क्वेश्चंस करो, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है। इसके बाद छोटा सा इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंसेप्ट है, उसके बाद अपना इलेक्ट्रोस्टेट खत्म। मैक्सिमम मैंने इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर आपके 3 घंटे लिए हैं, लेकिन इन 3 घंटों में आपके 4 या 5 क्वेश्चन जो आएंगे वो सही हो जाएंगे। इसके बाद सिर्फ आपको पीवाईक्यूज करने हैं। आ जाओ, ये क्वेश्चन करो। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इंक्रीज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये कह रहा है दो चार्जेस के बीच में सेपरेशन को बढ़ाया जा रहा है, तो अपने को डायरेक्टली यही बोल देना कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? के Q1 Q2 अपॉन आर। तो आर बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। बिना सोचे समझे उत्तर देना है, अगर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। वही अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ मैं लेकर जा रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ लेकर मैं जा रहा हूं, देखो, एक इलेक्ट्रॉन को मैं दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ लेकर जा रहा हूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ, दोनों कैसे हैं? लाइक चार्जेस हैं। लाइक चार्जेस में आर बढ़ाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, लेकिन यहां पर ये क्या कर रहा है? पास ले जा रहा है, यानी आर को डिक्रीज कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो अपना आंसर आ गया इंक्रीज। ये क्वेश्चन करो आप लोग। ये कह रहा है कि 3 पार्टिकल ईच हैविंग अ चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट कॉर्नर्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो आप तीनों के सिस्टम बना लीजिए भाई लोगों। ये क्यू है, क्यू तीनों सेम दे रखे हैं 10 माइक्रोकूलम, तो क्यू क्यू, ठीक है। अब 3 पेयर बना लीजिए तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। मान लीजिए कितनी दे रखी है इसने? 10 सेंटीमीटर दे रखी, कर लेंगे तो यहाँ पर के क्यू स्क्वायर अपॉन आर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, तो यहाँ पर ये कितनी हो जाएगी? 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। अब क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? क्यू की वैल्यू दे रखी है 10 माइक्रोकूलम, तो इसको रख लीजिए 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ये क्यू की वैल्यू यहाँ रख लीजिए, और आर की वैल्यू रख लीजिए आप। ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर है, तो इसको रख लीजिए मीटर के अंदर, ठीक है। जैसे इसको मीटर के अंदर रखेंगे, ये सब करेंगे तो आपको थर्ड आंसर मिल जाएगा। आप ये सब कुछ होमवर्क में कर लीजिएगा, कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। कुछ आप खुद भी मेहनत कीजिए राजाओं। अब आ जाओ, अब ये क्वेश्चन भी आप लोगों को मैंने अच्छे से समझाया है, मतलब ये भी पोटेंशियल एनर्जी क्वेश्चन। अपन पहले पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्वेश्चन ले रहे हैं, उसके बाद अपन करेंगे पोटेंशियल के क्वेश्चन, ठीक है राजाओं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 चार्जेस Q प्लस, ठीक है, ये 3 चार्जेस हैं। अब ये कह रहा है नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम की 0 है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी सिस्टम की 0 है, तो अपने को बताओ कि Q किसके बराबर होगा। अगर Q 0 हुआ तो क्या ये पोटेंशियल एनर्जी 0 हो सकती है? नहीं, तो ये कट गया, ठीक है। अब देखो, मतलब ये प्लस है, ये प्लस है, तो इनकी वजह से कितनी हो गई? के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, प्लस। अब यहां से आप लोग देखो, नीचे एल है, नीचे कितनी है? एल है। अब देखो, इनकी हेल्प से कितना आ गया? तो मुझे क्यू की वैल्यू निकालनी है ना, तो प्लस के क्यू अपॉन एल प्लस के क्यू अपॉन एल। इसी तरीके से अपन टोटल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। अब देखो, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अपने पास कितनी दे रखी है? 0 दे रखी है, समझ गए? कितनी दे रखी है? 0 दे रखी है। तो इस हिसाब से सॉल्व कर लीजिए आप, आपको आराम से क्यू की वैल्यू निकल जाएगी। देखो, मैं के और एल को तो कॉमन ले सकता हूं, के को कॉमन ले लिया, एल को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहां से आप लोग सॉल्व कर लीजिए आराम से। देखो आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। के क्यों 0, अब क्यू की वैल्यू अपने को निकालनी है, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू आएगी
दिखा देते हैं। देखो के और एल को कॉमन लेके उधर ले जाऊंगा तो 0 हो जाएगा। अब देखो यहां पर बचा क्यू स्क्वायर प्लस 2QQ, यही तो बचा, क्यू स्क्वायर प्लस 2QQ, इसकी वैल्यू कितनी है 0। तो यहां से मुझे मिल जाएगा क्यू स्क्वायर इजिकल्स टू 2QQ इजिकल्स टू माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्यू से क्यू गया तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी -Q/2, या आपको -Q/2। आप यहां से भी देख सकते थे कि अगर ये प्लस है ये प्लस है तो ये वाला माइनस होना ही पड़ेगा, तभी तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। क्यों? क्योंकि कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि माइनस हो, नहीं तो नहीं हो सकती। इसलिए प्लस वाला तो पहले ही गलत हो गया था, क्योंकि यहां सब तुम प्लस ही कर दोगे कि ये तो स्केलर क्वांटिटी, अगर ये प्लस ले लेते तो सारी जुड़ जाती, तो 0 तो कभी नहीं आती, इसलिए इसकी वैल्यू माइनस होना बहुत जरूरी थी। तो आप कॉमन सेंस से 2 ऑप्शन काट भी सकते हैं। ये क्वेश्चन करिए। इसमें तो कुछ है ही नहीं यार, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये कह रहा है कि अपने को पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने याद कराया था इमरजेंसी डिपार्टमेंट, तो इसने क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया 3000 और इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया 500, 3000/500 कर दो, 6 मीटर आंसर आ जाएगा। कोई तोफ चीज है क्या? लेकिन थोड़ा सा पढ़ने में अपने को हार्ड लगता है, अपने को अप्रोच सीखनी पड़ेगी कि किस हिसाब से फॉर्मूला देख रहा है, किस हिसाब से क्वेश्चन करवा रहा है, एक अप्रोच सीखनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करिए। ये कह रहा है 2 अनलाइक चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड Q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस पोटेंशियल एट द मिडवे बिटवीन देम। ये कह रहा है कि अनलाइक चार्जेस हैं। ठीक है, दोनों कैसे हैं? अनलाइक चार्जेस। तो एक को मैं Q मान लेता हूं, ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना Q दे रखा है ना पहले से, तो पहले Q मान लिया और एक को मान लिया -Q। अनलाइक चार्जेस हैं और सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2D। अब ये कह रहा द पोटेंशियल एट मिडवे बिटवीन देम, तो यहां पर अपने को पोटेंशियल पूछा है, यहां पर अपने को V पूछा है, तो यहां V कितना होगा भाई? V कितना हो जाएगा? उसकी वजह से हो जाएगा KQ/D और इसकी वजह से हो जाएगा -KQ/D। तो यहां पर सीधा सीधा आपको 0 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप लोग। ये कह रहा है कि 4 चार्जेस आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर इन द सेंटर। तो मतलब ये कह रहा है कि एक स्क्वायर है जिसके 4 कॉर्नर्स पर मैंने इस तरीके से रख दिया, यहाँ +Q रख दिया, यहाँ -Q रख दिया है, यहाँ +Q रख दिया है और यहाँ -Q रख दिया है। तो ये सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड और वो पोटेंशियल पूछ रहा है। देखिए 2 नेगेटिव है और 2 पॉजिटिव है, तो यानी पोटेंशियल तो कट कट के 0 हो ही जाएगा। तो V तो अपने पास 0 आ ही गया है, तो V ≠ 0 वाले दोनों ऑप्शन आप काट ही दीजिए। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 देखना है, तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन पहले ध्यान रखें, क्या पता ऑप्शन कट जाए। ठीक है, तो अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का ध्यान रखें। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कट हो गई। तो E और V दोनों 0 हो गए। समझ गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये कह रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग चार्जेस Q। ये कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर। ये कह रहा है एक कंडक्टिंग स्फीयर है x डिस्टेंस पर सेंटर से, अंदर पोटेंशियल, कंडक्टिंग स्फीयर है तो अंदर तो कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट कितना रहता है? सरफेस के बराबर, तो KQ/R हो जाएगा। तो K कितना हो गया? 1/4πε0 Q/R। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा है, यही हो गया। ये देखो, ये कह रहा है कि एक होलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज चार्ज्ड सच दैट द पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस इज 10 वोल्ट। आप पहले इसको स्टॉप करें, सॉल्व करें, फिर नहीं आता फिर मेरा सॉल्यूशन देखें। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर विल बी, तो सेंटर ऑफ स्फीयर पर ये अपने को बोल रहा है। तो पहले तो इसने होलो स्फीयर बोला है, ठीक है, और ये कह रहा है सेंटर ऑफ स्फीयर पर अपने को पोटेंशियल पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बोला था होलो के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है, तो सेंटर पर भी कितना होगा? 0 होगा। आपको ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इतना घुमा रहा है, देखो न्यूमेरिकल वैल्यूज दिए, सब कुछ दिया, लेकिन इन द एंड आंसर तुम्हारा कंसेप्ट से आ जाएगा। इसलिए राजाओं, कंसेप्ट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब तक कंसेप्ट नहीं सीखेंगे आप लोग गलतियां करते रहेंगे। इसलिए मैंने आपको कंसेप्ट सारे अच्छे से सिखा दिए। क्वेश्चन कैसा भी आएगा आप तोड़ मरोड़ के फेंक ही देंगे। देखो, ये कह रहा है पोटेंशियल एट डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r कंटेनिंग चार्ज Q विल बी। ये कह रहा है कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस r है और चार्ज Q है। ये कह रहा है द पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r/2। अब भाई अंदर तो कहीं पे भी हो ना, ये सेंटर से r/2 पे बोल रहा है, मतलब इनसाइड पॉइंट है, अंदर तो कहीं पे भी हो, पोटेंशियल कितना रहता है? कांस्टेंट रहता है। भाई लोगों, आपको मैंने कंसेप्ट सिखा रखा है, अब ये कंसेप्ट आप लोग पकड़ रहे हो तो आपसे क्वेश्चन धनाधन हो रहे हैं। कांस्टेंट कितना होता है? सरफेस के बराबर। सरफेस के बराबर कितना? KQ/R, KQ जो इसकी रेडियस है, ठीक है, तो K कितना हो गया? 1/4πε0 इंटू Q/R। तो यहाँ आंसर आ गया, ये लो, समझ गए? आ जाओ आगे।
अब ये इसमें कोई तोफ चीज है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आप लोग चलोगे तो ये तो तुरंत मतलब 3 सेकंड में आंसर आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, यानी वी सी का सबसे कम हो जाएगा और वी ए और बी का बराबर हो जाएगा। देखो इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, ठीक है, तो वी ए और बी का बराबर हो गया, तो ये गलत हो गया, तो वी ए और बी का बराबर है और सी से ज्यादा है आंसर। इसी तरीके से भाई लोगों, अगर आपके पास टेक्निक है, आपके पास कंसेप्ट आपने सीख रखा तो तुरंत आप टिक करेंगे। ये कह रहा है अ सर्टेन पॉजिटिव चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टर देन इट्स पोटेंशियल। अब ये कह रहा है किसी एक कंडक्टर को मैंने चार्ज क्यू दिया, तो मुझे बताओ ये कह रहा है पोटेंशियल का क्या होगा मामला। तो कंडक्टर है, मतलब कंडक्टर है तो सारा चार्ज कहां जाएगा? सरफेस पर, मतलब केस वन होलो वाला, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि पोटेंशियल कहां मैक्सिमम होगा? सरफेस के ऊपर मैक्सिमम होगा क्या? मुझे बताओ। मैक्सिमम एट द सेंटर, ठीक है। अब मुझे बताओ पोटेंशियल कैसा होता है होलो के अंदर? होलो के अंदर अंदर तो कांस्टेंट होता है, अंदर कांस्टेंट होता है और सरफेस के बराबर होता है। ऐसा ही तो ग्राफ बनाया था हमने, ऐसा ही तो ग्राफ बनाया था। अंदर कांस्टेंट होता है फिर डिक्रीज होता जाता है, तो अंदर कांस्टेंट होता है और किसके बराबर होता है? सरफेस के बराबर। मतलब सिर्फ सरफेस पर मैक्सिमम नहीं होता है, ना सेंटर पर मैक्सिमम होता है, रिमेन सेम थ्रू आउट द कंडक्टर। ये आंसर हो गया। सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, देख लीजिए आप लोग। ये कह रहा है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एज शोन। अब देखो ये कितना भारी भरकम क्वेश्चन बना रखा है इन्होंने, लेकिन इसका आंसर 1 मिनट में आ जाएगा। ये कह रहा है दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो यही आपने पकड़ लिया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो जब दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो यहां से यहां पर मैं अगर चार्ज ले जाऊंगा तो वर्क डन कितना होगा? 0 ही तो होगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है भाई। इक्विपोटेंशियल सरफेस से पोटेंशियल सेम है, आपको कोई वर्क करना ही नहीं पड़ेगा, तो सीधा आंसर आ गया। अब इतनी लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं। अगर आपके कंसेप्चुअल स्ट्रांग है तो आप आराम से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आ जाओ इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं हम। किसकी आ जाऊं? अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने आपको वैसे लेक्चर में थोड़ा बहुत सिखा दिया था, यहां पर पूरी तरीके से सिखा देता हूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ नहीं है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, जो कि छोटे छोटे चार्जेस हैं और ऑपोजिट नेचर के हैं, उनको एक फाइनाइट और एक स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर मैं रखूंगा तो एक सिस्टम बनता है, उसे मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल कहता हूं। ये कहता है इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल एंड फाइनाइट डिस्टेंस। अगर मैं प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों छोटे छोटे चार्जेस हैं, फाइनाइट चार्जेस है, उनको छोटी सी लेंथ के ऊपर अगर मैं रखूंगा तो मेरे पास ये जो सिस्टम बनेगा ये डाइपोल बनेगा। इसका कुछ डाइपोल मोमेंट होता है, उसको P बोलता हूं, और इस डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। राजाओं एक डायरेक्शन की याद रखनी है, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, कि जो इस P की डायरेक्शन होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है, ठीक है। तो इसके बीच की डिस्टेंस 12 अपन मान लेते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए, ठीक है। वहीं मैं बात करूं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अपन कैसे निकालेंगे। मैंने कहा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम अगर डी दे रखिए तो यहां डी लिखें, अभी मैंने 12 मानी है तो आप 12 लिखें। ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखो इसकी डायरेक्शन कितनी हो जाएगी? नेगेटिव से पॉजिटिव होगी, ये गलत लिखा है, यहां पर डायरेक्शन हो जाएगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। कैसे हो जाएगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ P की डायरेक्शन होगी। अब आ जाओ, अब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा डाइपोल की वजह से। डाइपोल मूवमेंट कितना होता है अपन ने बात की, Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा डाइपोल की वजह से, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक कॉमन पॉइंट P के ऊपर ये फॉर्मूला आता है, लेकिन ये काम का नहीं है, अपने काम का सिर्फ इतना सा है, एक पॉइंट इक्विटोरियल और एक पॉइंट एक्सियल। ये इक्विटोरियल पॉइंट है, ये एक्सियल पॉइंट है, इन दो का याद रखना है। एक्सियल के ऊपर होता है 2kp/r³ और इक्विटोरियल के ऊपर kp/r³, यानी इक्विटोरियल का दुगना एक्सियल पर होता है। मैं लिख दूं क्या यार? इक्विटोरियल का दुगना E axial इक्वल्स टू 2 इंटू E इक्विटोरियल। इक्विटोरियल का दुगना एक्सियल के ऊपर होता है, ये रिजल्ट याद रखना, आपको डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकता है, ठीक है। अब मैं बोलूं एक्सियल, एक्सियल है मतलब यानी एंगल कितना? 0 डिग्री है ना यार भाई लोगों। एक्सियल, एक्सियल में ये एंगल कितना? 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री विद द डाइपोल मूवमेंट। और अगर इक्विटोरियल है तो ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री विद द डाइपोल मूवमेंट। 90 होगा राजा, यहां पर 180 नहीं है, 90 है, ठीक है। ये देखो, ये आप लोगों को रिजल्ट समझ में आ गया। तो आप लोगों को याद रखना है कि इक्विटोरियल और एक्सियल, एक्सियल ज्यादा होता है इक्विटोरियल से, उसकी वैल्यू होती है 2 इंटू kp/r³, और ये kp/r³ ही किसका होता है? ई इक्विटोरियल का होता है। बस इतना सा याद रखना आपको। भाई मैं बात करूं डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है?
P का Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो माइनस टू पॉजिटिव होती है। बस इतनी सी बात अब तक आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में याद रखनी है। छोटे छोटे चार्जेस का सिस्टम होता है जो कि दोनों अपोजिट नेचर के होते हैं, फाइनाइट एंड स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम, इसी सिस्टम को अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना, इस पी पॉइंट का पोटेंशियल का फॉर्मूला याद कर लीजिए, केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। ये मैंने आपको डाइपोल मूवमेंट में पढ़ा दिया है, सॉरी पोटेंशियल में पढ़ा दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। तो केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अगर एक्सियल है मतलब थीटा कितना, जीरो, थीटा जीरो रखूंगा तो 1 आ जाएगा, तो केपी बाई आर स्क्वायर बचेगा। और अगर इक्वेटोरियल है तो थीटा 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री कॉस 90 कितना होता है, जीरो होता है, तो ये जीरो हो जाएगा। टॉर्क की बात कर लेते हैं सब, किसकी बात कर लेते हैं, टॉर्क की बात कर लेते हैं। टॉर्क ऑन ए डाइपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल प्लेस्ड है तो उसकी वजह से टॉर्क कितना होगा, टॉर्क कितना होगा आइए बताते हैं। ये कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने दे दिया, इसके बीच में मैंने आप लोगों के सामने वो डाइपोल रख दिया। अब इस डाइपोल के ऊपर इस इधर की तरफ क्यू फोर्स लगेगा, यहाँ पर कितना था माइनस क्यू था, और यहाँ पर कितना था प्लस क्यू था, तो इसके ऊपर तो प्लस क्यू लगा, यहाँ पर माइनस क्यू लगा। तो आप लोग देख सकते हैं क्या, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जो नेट फोर्स हो गया वो जीरो हो गया, इधर भी क्यू इधर भी क्यू, तो नेट फोर्स कितना हो गया राजा, नेट फोर्स जीरो हो गया। तो क्या टॉर्क भी जीरो है, क्या टॉर्क भी जीरो है? नहीं राजा, टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन एफ नेट इज जीरो। मतलब मैं कह दूं क्या, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से घूमेगा चलेगा नहीं, घूमेगा चलेगा नहीं, मतलब घूम तो रहा है चल नहीं रहा है। यानी मैं कह दूं सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन मिल रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन मेरे को नहीं मिल रहा है। यानी मैं कह दूं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो नेट फोर्स जीरो है और टॉर्क नेट जीरो नहीं है, तो यानी सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन मुझे मिलेगा। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ट्रांसलेटरी मोशन मुझे नहीं मिलेगा। वही मैं बात करूं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो दोनों मोशन मुझे मिलेंगे, क्योंकि ना तो टॉर्क जीरो है और ना ही फोर्स जीरो है। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपको बात याद रखनी है कि ना तो टॉर्क जीरो होगा ना फोर्स जीरो होगा, सब कुछ उतल फुतल बिखरा होगा, यानी रोटेशनल मोशन भी होगा और ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा। लेकिन मैं बात करूं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में राजा कुछ नहीं है, फोर्स नेट तो जीरो हो गया, तेरे सामने दिख रहा है, और टॉर्क नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। और जब टॉर्क जीरो नहीं है तो रोटेशनल तो होगा, घूमेगा लेकिन चलेगा नहीं, घूमेगा लेकिन चलेगा नहीं, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन होगा। वही मैं बात करूं कि इसमें टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, तो टॉर्क की वैल्यू आओ बताता हूं कि टॉर्क की वैल्यू होती है P क्रॉस E। P क्रॉस E का मैं तुझे बोल दूं, तू इसको एक्सपेंड करके P साइन थीटा लिख ले, तो टॉर्क की वैल्यू हो गई P साइन थीटा, PE साइन थीटा। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा वाला, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने यहां पर लिया है। अब देख यहां पर अगर मैं टॉर्क मैक्सिमम चाहता हूं तो मुझे साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम करनी पड़ेगी एक, वो कितने डिग्री पर होती है, वो होती है 90 डिग्री पर। और वही मैं बात करूं अगर मुझे इस टॉर्क को मिनिमम बनाना है तो क्या मैं इस साइन थीटा की वैल्यू को -1 बना दूं, और -1 कहां पर आता है राजा, सॉरी अगर इस टॉर्क को मुझे मिनिमम बनाना है तो मुझे जीरो करना पड़ेगा, और जीरो करने के लिए इस साइन थीटा को कितना रख दूं, साइन थीटा को मैं रख देता हूं 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। अपने आप ये जीरो होकर टॉर्क कितना मिल जाएगा, जीरो। यानी मैक्सिमम टॉर्क मुझे चाहिए तो मुझे थीटा 90 रखना पड़ेगा, और मिनिमम टॉर्क चाहिए तो मुझे थीटा 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री रखना पड़ेगा। वही मैं बात करूं वर्क डन इन रोटेशनल डाइपोल, मतलब अगर मैंने डाइपोल को, किसी भी डाइपोल को थीटा 1 से थीटा 2 की तरफ रोटेट किया है तो उसमें मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा, उस वर्क डन का फॉर्मूला मेरे पास आता है P इंटू E। उस वर्क डन का फॉर्मूला कितना आता है, P इंटू E cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। आप लोग इसको रट के रखें कि अगर मुझे डाइपोल को थीटा 1 से थीटा 2 की तरफ रोटेट करना है तो इसमें जो वर्क डन मुझे करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा P इंटू E cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। यानी थीटा 1 से थीटा 2 की तरफ रोटेट किया है, अगर थीटा 2 से थीटा 1 की तरफ करता तो cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 होता, बोल दे हाँ या ना। अब मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को प्लेस कर दूं तो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं राजा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो होगी -P डॉट E। मैंने बोला टॉर्क कितना होता है, टॉर्क होता है P क्रॉस E, लेकिन अब मुझे बता कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिल गई तुझे, P
क्रॉस पी डॉट ई, वो भी माइनस का, कैसा, माइनस का पी डॉट ई। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो क्या मुझे माइनस पी कॉस थीटा मिल जाएगा। टॉर्क में तुझे क्या मिला था, टॉर्क में तुझे मिला था पीई साइन थीटा। मैं सारे फॉर्मूलाज को कंपैरिजन कर रहा हूं ताकि तू भूल ना जाए राजा। तो यानी कि तो एक बात याद कर ले, टॉर्क के केस में पीई साइन थीटा और एनर्जी के केस में माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक है, अब जहां भी पोटेंशियल एनर्जी आती है स्टेबल और अनस्टेबल का कंसेप्ट लेकर आती है, तो यहां पर भी मैं स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर दूं क्या तेरे सामने? बिल्कुल कर दो सर। तो अगर मुझे स्टेबल इक्विलिब्रियम चाहिए तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करना पड़ेगा। तो यानी मिनिमम पोटेंशियल, ये वर्क फॉर एनर्जी में पढ़ते हैं यार राजा, कि अगर मुझे इक्विलिब्रियम स्टेबल चाहिए तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कर दो, और अगर मुझे इक्विलिब्रियम अनस्टेबल चाहिए तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कर दो। आप लोगों ने देखा होगा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पे इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होता है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पर इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है। तो अगर मुझे स्टेबल इक्विलिब्रियम चाहिए तो थीटा कर दो 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर मुझे इसकी वैल्यू मिनिमम चाहिए तो मिनिमम कितनी हो सकती है? माइनस पी हो सकती है। तो थीटा 0 करूंगा तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम माइनस पी, भाई माइनस पीई मिनिमम हो सकती है, प्लस पीई कैसी होती है? मैक्सिमम हो सकती है। तो यानी कि अगर मुझे माइनस पीई करना है तो थीटा को 0 डिग्री रखना पड़ेगा, तो यू आ जाएगी मिनिमम माइनस पीई। भाई मुझे यू मिनिमम मैक्सिमम चाहिए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बनाना है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी रख दूंगा? 180 डिग्री। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? -1। तो मुझे यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी वो प्लस पीई मिल जाएगी, यानी मैक्सिमम मिल जाएगी। तो मुझे बताओ, अगर मुझे टॉर्क मिनिमम चाहिए तो थीटा कितना रखूं? थीटा रख दो 0 डिग्री, ताकि मुझे साइन 0 की वैल्यू, टॉर्क 0। अगर मुझे टॉर्क मैक्सिमम चाहिए तो थीटा कितना रखूं? 90 डिग्री, साइन थीटा की वैल्यू 1 आएगी और टॉर्क मैक्सिमम मिल जाएगा पीई। लेकिन मुझे अगर एनर्जी के अंदर मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मुझे उसका उल्टा करना पड़ेगा, थीटा 0 ही रखना पड़ेगा। भाई टॉर्क मिनिमम के लिए तूने कितना रखा था? थीटा कितना रखा था? 0 ही रखा था। तो यहां भी 0 ही रखते, तो आप लोगों को मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। वही मैं कहूं मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो थीटा को इस बार 180 डिग्री रख, क्योंकि यहां पर माइनस आएगा तभी तो ये माइनस माइनस कट के प्लस बनेगा और प्लस पीई तुझे मैक्सिमम मिलेगी। तो ये वाला कंसेप्ट तेरे को एकदम याद होना चाहिए। वर्क डन का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए तेरे को। जितने भी मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड फॉर्मूले बताए सारे याद होने चाहिए। मैं बताऊं तू बस 3-4 पीवाईक्यू जो आ रखे हैं उनको सॉल्व कर लेना, दैट्स इनफ टॉर्क इसके अंदर, डाइपोल मोमेंट के अंदर। तो अब अपना इलेक्ट्रोस्टेट यहां पर हो जाता है खत्म, बिल्कुल साफ, बिल्कुल खत्म हो जाता है। मैंने जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, उसके ऊपर बहुत सारे सवाल भी करा दिए। अब जो टॉर्क, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसमें बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग बस इसमें पीवाईक्यू कर लेना। मैं जो फॉर्मूले बताए उनसे ही सॉल्व हो जाएगा। जो कंसेप्ट मैंने सिखाया ना, मैं आपको आपके दिल में, आपके जहन में, आपके फेफड़ों के अंदर कंसेप्ट भरना चाहता हूं। अगर कंसेप्ट भर दिया ना तो क्वेश्चन तो आप यूं बना लोगे। अब इस लेक्चर के बाद आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट नोट्स का रिवीजन करना है और राजाओं पीवाईक्यूज लगाने हैं, दैट्स इट, खत्म इलेक्ट्रोस्टेट। ओके राजाओं, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।